हेलो एंड वेलकम बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जेईई मेंस 2022 के क्वेश्चंस को। 24 जून में पूछे गए शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन है उसका डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल है जेईई की केमिस्ट्री, इसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सारे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द क्रोमेट आयन, ठीक है, इन द क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट। ठीक है, तो आपको क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्रोमियम का, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रोमेट आयन क्या होता है। तो क्रोमेट आयन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है CrO5 2-। ठीक है, ये आपका होता है क्रोमेट आयन। तो आप इसके स्ट्रक्चर को जल्दी से देख लीजिए, आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर इजीली पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, क्रोमियम। ठीक, क्रोमियम एक ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और फिर एक ऑक्सीजन, इसके ऊपर माइनस चार्ज, एक ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर माइनस चार्ज। अब यहाँ आप ऑक्सीडेशन नंबर देखें, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आप अगर देखें तो देखिए ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 2- मिलेगा और इस ऑक्सीजन की वजह से +2 क्रोमियम पे आएगा। ऐसे इसकी वजह से -2 यहाँ आएगा, +2 क्रोमियम को मिलेगा। इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना रखा है, इसलिए एक माइनस ऑक्सीजन का आया है, ठीक है, और इसकी वजह से +1 क्रोमियम पे आएगा। ऐसे इसकी वजह से -1 ऑक्सीजन पे और +1 क्रोमियम पे। ठीक है, तो अगर टोटल आप ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे क्रोमियम का इसमें तो बनेगा +6। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बन रहा है बताइए बच्चे लोग कमेंट में, +6। अब आपका टारगेट क्या है, डाइक्रोमेट आयन का फार्मूला लिख के उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ठीक है, जल्दी से करिए। ठीक है, मैं डाइक्रोमेट बताता हूँ आपको, डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होगा। आइए देखते हैं अब डाइक्रोमेट क्या होता है। तो डाइक्रोमेट आपका होता है Cr2O7 फिर 2-, ये होता है आपका डाइक्रोमेट। ठीक है, अब डाइक्रोमेट में भी आपको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो जल्दी से इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्रोमियम है आपका, ठीक है, क्रोमियम के साथ 2 क्रोमियम है, Cr2 होता है ना। ठीक है, तो अब क्या करने हैं, उसके बाद हमको कितने ऑक्सीजन बनाने हैं, 7। तो डबल बॉन्ड हो इधर, ठीक है, एक डबल बॉन्ड हो इधर, फिर डबल बॉन्ड हो इधर। ठीक है, ये फार्मूला बनाने से यहाँ पे मैं इसको साफ कर देता हूँ, जगह की थोड़ी कमी है। ठीक है, आइए देखते हैं, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हुए सिमेट्री का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, एक बीच में ऑक्सीजन लग जाएगा तो कितने हो गए, 1 2 3 4 1 5 हो गए हैं। ठीक है, अभी 2 हमारे पास और हैं, 2 ऑक्सीजन और। ठीक है, ये देखिए ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी 2 माइनस चार्ज भी एडजस्ट करना है। फार्मूला हमारा क्या था, Cr2, ठीक है, O7 पे 2- का चार्ज था। ठीक है, तो एक माइनस यहाँ दे दीजिए, एक माइनस यहाँ दे दिए। अभी जैसा मैंने जस्ट इससे पहले वाले फार्मूले में बताया था कि आपको ऑक्सीडेशन में कैसे कैलकुलेट करनी है, तो देखिए ऑक्सीजन की वजह से कितना आएगा, -2 यहाँ पे आएगा, तो ये +2 इसको देगा। ठीक है, ऐसे देखिए ये -1 ये देगा, तो इसकी वजह से +1 यहाँ आएगा। ऑक्सीजन -2 डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो -2 देने वाला है, तो ये फिर से +2 देगा इसको। ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन -1 क्रिएट करेगा और ये भी +1 देगा। आप समझ पा रहे हैं, इस ऑक्सीजन की वजह से -2, इसकी वजह से -2, ठीक है, क्रोमियम पे ये -1 इफेक्ट और ये -1। तो अगर आप टोटल क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 2 + 2 और 2 ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड से उनकी वजह से 1-1 आया, तो टोटल कितना बन रहा है, दैट इज 6। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ रहा है। ऐसे इस क्रोमियम में भी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, 6 ही आएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि दोनों ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस कितना होगा। तो हमने देखा कि अगर ये डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है, अगर क्या है ये हमारा डाइक्रोमेट आयन है ये चीज, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही थी, +6। क्रोमेट आयन है तो ऑक्सीडेशन नंबर +6, दोनों का डिफरेंस 0। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैटायन विल गिव रेड पीपीटी विथ DMG इन बेसिक मीडियम। यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन शायद यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, तो मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे। ठीक है, ऑप्शन जो दिए हुए थे वो Zn + 2 था, ठीक है,
निकिल +2 था, ठीक है, Fe+2 और Fe+3 था, Fe+3। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए थे। इसमें बता रहा था कि DMG के साथ बेसिक मीडियम में कौन रेड PPT देने वाला है। तो सबसे पहले आपको DMG पता होना चाहिए। तो DMG का नाम होता है डाईऑक्सीमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो इसका नाम होता है DMG का। आइए सबसे पहले इसका बेसिक रिएक्शन देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है, ठीक है। देखिए DMG, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। तो सबसे पहले डाई मेथिल है, तो 2 मेथिल बना लीजिए आप, CH3, ठीक है, और CH3, 2 मेथिल हो गए। अब इसको कार्बन से ऐड कर दीजिए आप, ठीक, डाई मेथिल हो गया। अब ऑक्साइम है इसमें, ठीक है, ऑक्साइम फॉर्मूला क्या होता है, C⋯N, इसके साथ लगा होता है OH आपका, ठीक है ना, OH, ऐसे ⋯N और OH। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे डोनर एटम आपका कौन सा है, नाइट्रोजन। तो क्यों होता है डोनर, बिकॉज नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब इन्हीं लोन पेयर की वजह से वो क्या करता है, जो सेंट्रल मेटल आयन होगा वो उसको डोनेट करेगा। तो इसमें होता कुछ यूँ है, जिसकी पूरी रिएक्शन है वो Ni+2, ठीक है, ये आपको याद करना है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। Ni+2 प्लस, और ये जो पूरा DMG हम ले रहे हैं, ठीक है, ये 2 टाइम्स होता है, ठीक है, प्लस 2NH3। उसके बाद जब हम ये लेते हैं तो आगे की रिएक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ऑप्शन हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए उसके आगे क्या रिएक्शन था, ये देखिए, ये आपकी रिएजेंट है निकिल, मैं फिर से लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये निकिल था, निकिल +2, दैट इज 2 टाइम्स DMG। आई होप आप DMG आप समझ रहे हो, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है, प्लस 2NH3, है ना, अमोनिया। तो ये रिएक्शन यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट आपका देगा वो रेड PPT बन रहा है, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक मीडियम में किसके साथ वो रेड PPT दे रहा है, वो कौन सा ऐसा कटायन है। तो आपको सामने दिख रहा होगा कि वो कटायन कौन सा है, निकिल +2, ठीक। तो यही आपका आंसर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। विच सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का सिंपली मतलब ये हुआ कि जिस एनर्जी उनकी सेम हो, ठीक है, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स, है ना। अब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल से आपका क्या मतलब है, तो देखिए ऐसे ऑर्बिटल जिनके n+l की वैल्यू सेम हो। अब n+l वैल्यू आप देख लीजिए, ऑप्शन 1 पे चलिए, ठीक है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, तो कितना बन रहा है n+l 5। यहाँ पे देखिए जो सेकंड ऑप्शन है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, ये भी 5। तो देखिए यहाँ पे n+l की वैल्यू सेम हो गई है, बट फिर भी हम आगे और चल के देख लेते हैं, क्या पता किसी और की भी सेम हो। तो इसमें 2 और 1, तो कितना बन रहा है 3। इसमें देखिए 3 और 1 4, तो ये तो नहीं होने वाला सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सी देखते हैं, 4 और 2 तो 6 बन रहा है, और 3 और 2 5 बन रहा, तो ये भी नहीं होगा। देख रहे हैं आप, बी और सी हो ही नहीं सकता। तो आपका ऑप्शन अकेला कौन सा बच रहा है, ए पार्ट। तो यहाँ आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल मीन्स सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स, और n+l उनका सेम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन मेलामिन। तो आपको फिर से ये भी आपको स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मेलामिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें अल्टरनेट नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर मुझे बना लेने दीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है नाइट्रोजन, आप इसको ऐसे ऐड कर दीजिए, ठीक। तो जो जो पोजीशन पे ये कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, ये कॉर्नर्स, यहाँ पे कार्बन है। चलिए मैं लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इन कॉर्नर्स पे कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन। अब देखिए जो कार्बन वाली पोजीशन है,
यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड तो एक बॉन्ड छोड़ के कॉन्जुगेट में, ठीक है, ऐसे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट्स हैं। अब कार्बन के साथ में इसमें आपका NH2 जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्योंकि नाम में एमीन था ना, क्वेश्चन फिर से देखिए, मेलामीन नाम इसका, लास्ट में एमीन भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, NH2, NH2, इस वाले कार्बन के साथ भी आपका क्या लगेगा, NH2। अब बचा ये कार्बन, यहाँ भी आपका लगेगा NH2, ठीक है, ये आपका मेलामीन स्ट्रक्चर हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कितने लोन पेयर हैं। तो देखिए आप सभी को पता है अगर नाइट्रोजन कहीं है तो उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, लेकिन क्वेश्चन में एक कैच ये है कि कभी कभी अगर नाइट्रोजन जो है कॉन्जुगेशन में होता है, तो अगर उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो उसको कंसीडर नहीं करते एज अ फ्री लोन पेयर। बट इसमें आप ध्यान से देखिए, तो इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी लोन पेयर है, और यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, और इसके ऊपर लोन पेयर है। तो टोटल लोन पेयर कितने हैं हमको, 1 2 3 4 5 और 6 लोन पेयर है। और आप देख भी पा रहे हो कि कोई भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। देयर आर टोटल 6 नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन मेलामीन। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ए गैसियस गिव्स आउट बी गैसियस प्लस हाफ मोल्स ऑफ C2 गैसियस। तो इसमें आपको बताना है कि रिलेशनशिप क्या आएगा Kp P और अल्फा के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, Kp और Kc का रिलेशन। तो उसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा, Kp इक्वल टू Kc, ठीक है, RT की पावर डेल्टा N, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हम डेल्टा N कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डेल्टा N कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि डेल्टा N कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा N जो होता है नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस फॉर्म प्रोडक्ट साइड, ठीक है, प्रोडक्ट साइड के साथ जो मोल्स हैं, मैं यहाँ पे NP लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट साइड जितने मोल्स हैं वो भी किसके, गैसियस फेज वाले सारे, माइनस मोल्स इन रिएजेंट साइड वो भी गैसियस फेज वाले, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से देखिएगा, देखिए इसमें बोल रहा है कि ए गैसियस इसका 1 मोल है, ठीक है, बी का भी 1 मोल है एंड हाफ मोल C2 का है। तो देखिए टोटल आपका ये प्रोडक्ट साइड है, तो प्रोडक्ट साइड टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 + 1/2 दैट इज 3/2, और रिएजेंट साइड ए अकेला है तो कितने मोल है, 1। तो डेल्टा N अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 - 1, तो कितना आएगा, 1/2। तो डेल्टा N की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, डेल्टा N की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन की डिसोसिएशन लिखते हैं, ठीक है। अगर A है हमारा, ठीक है, A ब्रेक हो रहा है किसमें, B में और हाफ C2 में, ठीक है। तो शुरू में क्या ये 1 मोल रहा होगा और ये कुछ नहीं बने रहे होंगे, ये सब 0 0 रहे होंगे, ठीक है। फिर T टाइम के बाद एट T = 0 ये कंडीशन है, ठीक है, और T = समथिंग T1 टाइम पे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ डिसोसिएट हो जाएगा कुछ अमाउंट, तो 1 - अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया, तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा/2, ठीक है, अल्फ़ा/2 हो गया। तो यहाँ से अगर हम Kc लिखें इसके लिए, ठीक है, आइए इसके लिए Kc लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर हम Kc लिखेंगे तो Kc = अल्फ़ा/2 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। क्यों, क्योंकि C के मोल्स कितने थे, C2 के मोल्स हाफ थे, इनटू मल्टीप्लाई में अल्फ़ा B के जितने डिसोसिएट हुए थे, और रिएजेंट साइड कितना था, 1 - अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपका Kc हो गया। इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये बन जाएगा 1/√2, अंडर रूट को अगर सॉल्व करेंगे आप तो, ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू आपकी हो जाएगी
पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये Kc की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारी Kc की वैल्यू आ गई है। अब आगे क्या करते हैं, देखिए अब आगे हम करते हैं कि इक्वेशन जो यूज़ करते हैं PV इक्वल टू nRT। ठीक है, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, तो यहाँ से P हो जाएगा N/V/R/T। ठीक है, और N/V जो होता है वो C होता है। ठीक है, ये C हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, P इक्वल टू CRT, है ना। तो यहाँ से RT की वैल्यू हमारी हो जाएगी RT इक्वल टू P/C। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा, अभी ये आगे यूज़ आएगा। ठीक है, अब शुरू में जो एक रिलेशन हमने लिखा था Kp और Kc के बीच का, ठीक है, Kp और Kc के बीच रिलेशन क्या था, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। अब वहाँ पे हमको वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा हो जाएगा Kp इक्वल टू Kc की वैल्यू अभी हमने जस्ट कैलकुलेट की थी इससे पिछली स्लाइड में। ठीक है, क्या आया था 1/√2, आई होप आप सबने नोट किया होगा। तो आई थी वैल्यू 1/√2 अल्फ़ा की पावर 3/2। ठीक है, अल्फ़ा की पावर 3/2 अपॉन अल्फ़ा की पावर 3/2 और 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा, और जो हमारी वैल्यू थी RT की वैल्यू हमने निकाली क्या, P/C। ठीक है, तो RT की वैल्यू क्या लिखेंगे, P/C, और कंसंट्रेशन शुरू में क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 + α/2। ठीक है ना, 1 + α/2 ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारी। और RT की पावर डेल्टा n था, तो डेल्टा n हमने कितना कैलकुलेट किया था, डेल्टा n हमने कैलकुलेट किया था 1/2। तो पावर आप 1/2 इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। ठीक है ना, पावर 1/2। तो आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और नोट करना है कि अल्फ़ा लेस देन, क्योंकि इनफाइनाइट डायल्यूशन है तो अल्फ़ा वेरी लेस देन 1 होगा, तो अल्फ़ा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप अल्फ़ा नेगलेक्ट कर देंगे तो Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी, Kp इक्वल टू 1/√2। ठीक है, 1/√2 अल्फ़ा की पावर 3/2 इंटू P की पावर, ये मल्टीप्लिकेशन में है P की पावर 1/2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, और यही रिलेशन आपको फाइंड आउट करना था, ऑप्शन में आपके ये रिलेशन फाइंड आउट करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, ये बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे, ये बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एमॉक्सिलिन, ऑफ्लक्सिन, पेनिसिलिन जी और क्लोरोफेनॉल। तो सीधे ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसमें आपका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन जी। ठीक है, ये ब्रॉड एंटीबायोटिक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है इसका, या फिर शॉर्ट स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं आप। तो इसका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन मार्शल एसिड। मार्शल एसिड में कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर और फार्मूला। तो सबसे पहले देखते हैं, जो मार्शल एसिड होता है हमारा उसको बोलते हैं H2S2O8। ठीक है, ये आपका है मार्शल एसिड, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 सल्फ़र। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 सल्फ़र बना लेने हैं। देखिए सल्फ़र, ठीक है, सिंगल बॉन्ड अभी ऐड करेंगे, 2 सल्फ़र लिख लीजिए, S8 करना है आपको। ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद ठीक है ना, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, आपकी दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। आपको पूछ रहा है कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिख रहा होगा,
देखिए ध्यान से, एक पाई बॉन्ड आपका ये है, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा और चौथा। कितने पाई बॉन्ड हैं? 4, डी पार्ट, ठीक है ना। टोटल पाई बॉन्ड्स 4 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल नाइट्रोजन हैलाइड? इसमें से कौन सा स्टेबल नाइट्रोजन हैलाइड है? तो देखिए, नाइट्रोजन का जो हैलाइड है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है एक, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, और 3 ये अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो 3 फ्लोराइड्स हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जनरल कर देता हूँ, फ्लोराइड ना लिख करके हैलाइड का जनरल फॉर्म देता हूँ। तो देखिए ये एक्स और ये एक्स, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है, ये एक्स का साइज जैसे बढ़ता है तो इनमें रिपल्सन लगता है, ठीक है। अगर ये रिपल्सन लगता है तो ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा और अनस्टेबिलिटी इनकी बढ़ती जाती है। तो हमको बताना कि इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इस हिसाब से अगर टॉप टू बॉटम जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज कर रहा है तो अनस्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ती जाती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा? फ्लोरीन। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। आई होप आपको समझ में आएगा एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस। ऑप्शन ए पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आइए देखते हैं बारी बारी से सारे स्टेटमेंट। B2S6 इज लेविस एसिड। B2S6 एक लेविस एसिड है, ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ऑल द BH बॉन्ड्स इन B2S6 आर इक्वल। सभी BH बॉन्ड B2S6 में इक्वल होते हैं, ठीक है। और B2S6 हैज़ प्लेनर स्ट्रक्चर। एंड फोर्थ स्टेटमेंट सेइंग दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन वन प्लेन इज 6। मैक्सिमम हाइड्रोजन एक प्लेन में 6 है। तो इन सभी को आपको डिसाइड करने से पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। आइए, B2S6 कैसा होता है? तो ये है आपका बोरान, ये है बोरान, ठीक है। बोरान के साथ ये हाइड्रोजन कनेक्ट है और ये हाइड्रोजन कनेक्ट है, ठीक है। और आपका ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। इन दोनों हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन आपके ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स हैं। और बाकी बचे ये जो 4 हाइड्रोजन हैं, ये वाले 4 हाइड्रोजन। और देखिए ये सारे 4 हाइड्रोजन जिनको मैं कलर कर रहा हूँ, ये एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। और आपका ये जो हाइड्रोजन है ना, जो सर्किल में है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, ये चीज़ और ये चीज़, एक आपके प्लेन के ऊपर है, इस प्लेन के ऊपर गया हुआ, एक प्लेन के नीचे है। तो ऑप्शन देखिए आप कि सभी बॉन्ड्स जो हैं इक्वल है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और कह रहा है B2S6 हैज़ प्लेनर स्ट्रक्चर, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि आपके 4 हाइड्रोजन प्लेन में, बाकी 2 प्लेन के ऊपर चलेगा, तो प्लेनर स्ट्रक्चर रह ही नहीं गया, ठीक है। और कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन वन प्लेन इज 6, तो 6 तो है ही नहीं है, 4 हाइड्रोजन है ना एक प्लेन में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? B2S6 इज लेविस एसिड। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आप सबको पता होगा कि B2S6 जो है, ठीक है, B2S6, ठीक, ये एक लेविस एसिड है। क्यों लेविस एसिड है? क्योंकि एसिड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। तो एसिड एक्सेप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, है ना, एक्सेप्टर्स। अगर आप बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोरान का p ऑर्बिटल जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक पूरा p ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है, ठीक है। और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैलेक्टोज इन विच एपिमर इज ग्लूकोज, ठीक है। तो गैलेक्टोज की बात कर रहा है, इसमें कौन सा एपिमर उसका ग्लूकोज होगा? तो इसका सीधा मेमोरी बोस्ट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज C4 वाला, ठीक है। C4 हो जाएगा, दैट इज आपका डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज। तो इसमें C4 एपिमर होते हैं। तो आपको ये आंसर याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा इस वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन हमने देखे जो 24 जून शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे, और इसकी डिटेल सॉल्यूशन भी देखा। आई होप आपको पसंद आया होगा। और आने वाले वीडियोस में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो चैनल है जेईई की केमिस्ट्री। और आई होप इससे आपका वैल्यू एडिशन हो। और आने वाले सेशंस में
जेई मेन के सेट्स में आपको काफ़ी हेल्प मिले और आप ट्रेंड एनालिसिस करिए कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एवं एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप you all guys enjoyed this video. Thank you very much.